उम्मीद कि ठीक होंगे और तैयारी पूरा चरम सीमा पे होगा। बहुत अच्छी से तैयारी चल रही होगी आपकी बीपीएससी टीचर के लिए। ठीक है, तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में जो है इस क्वेश्चन तो कर लिए थे। कुछ क्वेश्चन मेरा पहला जो वीडियो गया है उसमें है, कुछ क्वेश्चन कल वाला में है, और जो बच गया है उसका हम लोग आज कर लेंगे। ठीक है, और आप लोग अच्छा से पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और सहयोग भी कर रहे हैं। कमेंट आ रहा है मुझे देख करके, मुझे और क्या है एनर्जी फील होता है, एनर्जेटिक हो जाते हैं, अच्छा लगता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को सहयोग करने के लिए। देखिए जहाँ कुछ कमी लगे तो गाइड भी कीजिएगा, बताइएगा भी, ठीक है ना। और हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको क्वेश्चन वो कंसेप्ट दे दे, ताकि उससे रिलेटेड उस तरह की जो क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप आसानी से कर ले जाए। रटना बिल्कुल नहीं है, वो फिजिक्स हो कि केमिस्ट्री हो कि बायो हो, मैं सबका एक एक टर्म बता दूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन भले ही डेप्थ में पूछा है, 12 से पूछा है, 11 से पूछा है, लेकिन आपको ऐसा फील नहीं होने दूंगा। ठीक है, मैं बता दूंगा, आसानी से आप देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, चलिए। बहुत कमेंट आया भी है कि न्यूमेरिकल्स के लिए, तो मैं सेशन लेकर के लगातार मैं आपके लिए जो है प्रैक्टिस कराऊंगा, क्वेश्चन चैप्टर वाइज भी, मिसलेनियस भी, हर तरह की क्वेश्चन। आप बने रहिए ज्ञानघर यूट्यूब चैनल से, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन तो हमने करा दिया था आपको, फिर से चलिए इसको हम लोग बता देते हैं। जो क्वेश्चन हम पहले करा चुके उसको यहाँ स्किप कर देंगे, ठीक है ना। वो पहला वीडियो हम बता देंगे कि पहला वीडियो में ये क्वेश्चन किया हुआ है, वहाँ देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन है, जब भी ये क्वेश्चन करना होगा तो आप कहीं पे नहीं, एक सेंटर मान लीजिए, ठीक है, किसी को मान लीजिए। अगर सेंटर के तरफ आता दिखे तो उसको इनकमिंग कह लीजिए, सेंटर के से जाता दिखे उसको आउटगोइंग कह लीजिए, आने वाले को इनकमिंग, जाने वाले को आउटगोइंग कह लीजिए। ठीक, सपोज करिए कि यहाँ पे इसका सेंटर होगा, तो ये सेंटर की तरफ जा रहा है, ठीक है। सपोज करिए यहाँ सेंटर इसका क्या है, यहाँ पे देखिए इसका सेंटर, यहाँ बीच वाले जो कनेक्ट है उसको मान लीजिए। यहां से देखिए तो ये क्या हो रहा है, जा रहा है, ये क्या हो रहा है, इसके तरफ सेंटर की तरफ ये आ रहा है, ये भी क्या हो रहा है, सेंटर की तरफ आ रहा है, ये सेंटर से जा रहा है। तो हमने क्या बोला कि जाने वाले को आउटकम मान लीजिए, आने वाले को इनकम मान लीजिए। किरचॉफ्स लॉ कहता है कि आउटकम बराबर है इनकम। कौन कहता है, किरचॉफ्स एम्पियर लॉ, मतलब करंट से रिलेटेड है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी दिया है, ये 12th के अंदर पढ़ना है, ठीक है। बस हम इतना आपको असहूलत कर देंगे जहां से आसानी से बन जाए। आउटकम बराबर है इनकम, तो यहां इसके तरफ जो जो डायरेक्शन आने वाला है उसको आउटकम इनकम मान लीजिए, इसके इससे जो दूर जा रहा है उसको आउटकम मान लीजिए। बताइए ये जो है इसका डायरेक्शन किधर, इधर की ओर है, तो ये आउट इनकम में हो जाएगा। तो इनकम में कितना है, 2 एम्पियर। ये भी क्या है, इनकम की तरफ है, तो प्लस 6 एम्पियर। और कहीं है क्या, और कहीं है, और कहीं है नहीं, हाँ इसको भी देखिए तो ये भी इनकम की तरफ, इनकम की तरफ है, तो कितना 1 एम्पियर। आउटकम में देख लीजिए, आउटकम ये हमारा बाहर की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है, ये भी बाहर की ओर नजर जाता हुआ नजर आ रहा है, और ये भी वेक्टर क्या है, बाहर की ओर नजर आता। तो आउटकम में हम लिख लेते हैं 3 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर प्लस आई। इसी आई का वैल्यू आपसे पूछा है, इसी आई का वैल्यू पूछा है। करंट जो है एडिटिव नेचर होता है। करंट क्या होता है, एडिटिव नेचर, मतलब एडिटिव का कहने का मतलब हुआ सम ऐड। जो जो करंट आपको दिख रहा है, करंट कैसे पता चला कि करंट है, क्योंकि ए लगा हुआ, और ए 4 एम्पियर होता है, ये यूनिट है किसका, करंट का, धारा का। बता दीजिए अब कितना, 5 3 8, 8 ए प्लस आई बराबर क्या हो गया, 8 1 9 ए, 9 ए। तो अब ये बताइए आई रोक लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 9 ए माइनस क्या 8 ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 ए। तो आपका ए का वैल्यू यानी आई का वैल्यू निकल करके आ गया 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिएगा, ए वायर इन द शेप ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये एक वायर है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, राइट, दिख रहा है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब ऑल साइड इक्वल, ठीक है, जिसमें लेंथ दे दिया है 1 मीटर है, डज नॉट मैटर। इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला, इसमें मैग्नेटिक फील्ड हो रहा कितना, तो देखिए जब इसमें करंट धारा प्रवाह ही होगा तो इसके परपेंडिकुलर क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इस तरह से। दिस इज द लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है बी से, किससे, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है तो इसको इस तरह से लिखा जाता है, मतलब जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए, तो इसका कुछ एरिया होगा। तो अब ये बताइए मैग्नेटिक फील्ड लाइन और एरिया के बीच में कैसा ले, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है, एरिया है ऐसे, तो जब ये ऐसे जा रहा, ये ऐसे है और ये इसको टच कर रहा है परपेंडिकुलर, तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। चलिए, पूछ रहा है
व्हाट इज द मैग्नेटिक ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है फाई से, दिस इज द सिंबल ऑफ फाई, दिस इज द सिंबल ऑफ फाई। ये इसका फॉर्मूला था फाई इक्वल टू बी डॉट ए, मतलब ए जो है वेक्टर एरिया है, बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट आई, इस डॉट को हटाएंगे तो एक फॉर्मूला बनेगा हमारा बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, क्या बनेगा बी ए कॉस थीटा, वेयर बी क्या है, बी है मैग्नेटिक फील्ड, ए क्या है, ए है वेक्टर एरिया, क्या है ए वेक्टर एरिया है, और थीटा क्या है, दोनों के बीच जो लगा एंगल है वो थीटा है। यहां पे देखिए कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, परपेंडिकुलर हो रहा है, तो यहां से थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री है, कितना है, यानी वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल है वो है हमारा 90 डिग्री। और आप जानते हैं कि cos 90 डिग्री जो होता है इसकी वैल्यू होती है 0, cos 90 डिग्री। अब कुछ भी यानी किसी भी चीज को चाहे वो कितना भी हजार हो, 0 के प्रोडक्ट में आ जाने से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा बी ए इंटू 0, तो ये तो हमारा 2 टेस्ला दे रखा था, इंटू एरिया निकालेंगे तो इसका √3/4, ए इंटू ए, तो ए इंटू ए साइड हमारा दे रखा तो 1 एम्पियर, ठीक है 1 मीटर सॉरी। उसके बाद कितना 0, तो यानी इस पूरे को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। याद रखना है ये फॉर्मूला आपको, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग फाई से, बी ए कॉस थीटा, वह बी क्या है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ए क्या है, ए जो है वेक्टर एरिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू रिगार्डिंग बायोसावर्ट लॉ, ये एकदम 12th का है, इससे पहले वाला भी क्वेश्चन 12th का, जो भी क्वेश्चन अभी डिस्कस किए हैं 12th का किए हैं, यानी क्वेश्चन बिल्कुल लेवल वाला पूछा है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है, लेवल वाला पूछा है, कुछ घबराना नहीं है। बायोट-सावर्ट लॉ जो है एप्लीकेबल है मैग्नेटिक फील्ड और करंट के लिए, किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के लिए। ये फॉर्मूला होता है इसका बी मैग्नेटिक फील्ड μ0/4 पाई आई डी एल आर यूनिट वेक्टर बाय आर स्क्वायर। ये आई जो है करंट है, आई क्या है, ये करंट है, यानी एक रॉड है इसमें निकलता है, यानी एक क्या होता है ना स्मॉलेस्ट, जो ये बायोट-सावर्ट लॉ जो होता है स्मॉलेस्ट करंट का लूप होता है, आई बात समझ में, ये निकाला जाता है। ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, क्या है, इसको कहा जाता है परमेबिलिटी कांस्टेंट, क्या कहा जाता है परमेबिलिटी कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 4 × 10⁻⁻7 टेस्ला, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे हमारा जो एक रिलेशन बनाना था मैग्नेटिक फील्ड और अगर करंट की बात करिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, करंट के हैं, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ लेंथ, स्क्वायर ऑफ लेंथ। अब ऑप्शन देख लीजिए, बायोट-सावर्ट लॉ डील्स विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं मैग्नेटिक फील्ड, ये पहला गलत है। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एलिमेंट, नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ लेंथ है, ये भी नहीं है सही, ये भी नहीं है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम ऑप्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू द कंडक्टर, बिल्कुल। यहां देखिए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, यानी बायोट-सावर्ट लॉ जो फॉर्मूला आपका आया बी इक्वल टू μ0/4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर, आर क्या है, इसकी लेंथ है, ये रॉड है इसका लेंथ है, ठीक है, इसका आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर नीचे है, तो नीचे जब रहता है तो इसको हम लोग कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्यतिक्रमानुपाती, जब सामने में होता है तो उसको कहते हैं समानुपाती। जो मैग्नेटिक फील्ड है मतलब चुंबकीय क्षेत्र है वो विद्युत धारा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती है, और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो लेंथ का दूरी का क्या है स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब व्यतिक्रमानुपाती है। तो आंसर इज द करेक्ट क्या हो जाएगा, 3 नंबर इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। अब देखिए पैरेलल रेजोनेंस सर्किट क्या होता है, सबसे पहले पैरेलल और सीरीज की बात करेंगे, पैरेलल और सीरीज की बात करेंगे, पैरेलल और सीरीज, ठीक है। देखिए पैरेलल जो होता है, जैसे मान लिया जाए ये लाइन कहलाएगा पैरेलल, ये लाइन क्या कहलाएगा पैरेलल, और ये कहलाएगा सीरीज। जब कनेक्ट कर दीजिएगा तो एक ही रेखा में जब होगा तो उसको कहेंगे सीरीज, जब क्या होगा आमने सामने में होगा उसको हम लोग कहेंगे पैरेलल, ठीक है। सीरीज में जो होता है करंट जो होता है, करंट धारा
समान होता है, समान होता है, ठीक है, और पोटेंशियल वोल्ट जो होता है अलग अलग होता है। पैरेलल में जस्ट इसका उल्टा, इसमें क्या होता है, वोल्ट जो होता है, पोटेंशियल क्या होता है, विभवांतर जो होता है सेम होता है, और करंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। ये याद रखने वाली बात है। चलिए, क्यू फैक्टर का मतलब हो कि क्वालिटी फैक्टर क्या है, क्वालिटी फैक्टर ऑफ पैरेलल रेजोनेंस। अब देखिए, जैसे हमने क्या होता है सीरीज और पैरेलल, पैरेलल में जो होता है करंट क्या होता है अलग होता है, वोल्ट सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्ट अलग होता है। तो क्या आप बताइए मुझे, क्या सीरीज और पैरेलल सेम है? नहीं। तो पहला ऑप्शन क्या कह दिया, क्यू फैक्टर ऑफ अ पैरेलल रेजोनेंस इज द सेम एज दैट ऑफ सीरीज रेजोनेंस। ऐसी गलत हो गया, क्योंकि सीरीज और पैरेलल बिल्कुल अलग है तो उसमें प्रॉपर्टीज भी अलग दिखेगा। एलिमिनेशन मेथड भी आना जरूरी है। क्यू फैक्टर प्रोवाइड्स द करंट मैग्निफिकेशन, नहीं, क्यू फैक्टर देखिए, अब सोच के देखिए, क्यू फैक्टर जो है क्वालिटी फैक्टर सीरीज के लिए भी है एप्लीकेबल और पोटेंशियल के लिए है। तो सीरीज में मतलब श्रेणी क्रम में करंट क्या होता है सेम होता है, तो वहां पोटेंशियल डिफरेंट होता है, तो वहां क्या करें, पोटेंशियल को बढ़ावा देगा, ठीक है। पैरेलल में आ जाएंगे, समांतर क्रम में आ जाएंगे, तो वहां विभवांतर जो होता है पोटेंशियल क्या होता है एक समान होता है, करंट क्या होता है अलग अलग होता है, तो वहां करंट का विभाजन करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मैग्निफिकेशन यानी वोल्टेज के लिए भी है और करंट के लिए भी है। तो ये दूसरा ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। क्यू फैक्टर प्रोवाइड्स द करंट मैग्नीट्यूड, यानी करंट मैग्निफिकेशन और वोल्टेज दोनों के लिए है, क्या है, दोनों के लिए है। इनकरेक्ट पूछा है, क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा, तो आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कैसे आया समझ में आया, चूंकि सीरीज और वोल्ट यानी पैरेलल जो है दोनों का अलग है, मतलब आप कह सकते हैं कि क्यू फैक्टर जो है वाइस वर्सा है सीरीज का और पैरेलल का। आई बात समझ में। सीरीज में जो है पोटेंशियल बढ़ाएगा, पैरेलल में करंट बढ़ाएगा, मतलब करंट के लिए भी अप्लीकेबल है और किसके लिए, वोल्टेज के लिए भी अप्लीकेबल है। आई बात समझ में। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये तो हिंदी में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। हाँ, यहां पे आते हैं। कह रहा है इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट बोथ सोडियम वर्क फंक्शन को हम लोग कहते हैं, यहां भी फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां वर्क फंक्शन किसका है, सोडियम का है, तो ये वर्क फंक्शन है। देख एक्चुअली में होता क्या, जैसे मान लीजिए कोई क्या है, एक सीट्स है, ठीक है, यहां पे सनलाइट आ रही है, तो यहां जो लाइट एनर्जी होता है वो एच म्यू के बराबर होता है। ये एच म्यू क्या है, एच जो है प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10 के पावर -34 जूल। याद रखिएगा एक कांस्टेंट है, किसने दिया है, तो साइंटिस्ट प्लैंक्स ने ही दिया और अपने ही नाम पे रखा है। ये म्यू क्या है, ये म्यू फ्रीक्वेंसी है, म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। जब यहां लाइट पड़ती है इस पे, तो यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीज। तो वहीं पे जब रिलीज होगा। अब आगे बात करते हैं, वर्क फंक्शन हमारा सोडियम का कितना दे दिया, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, क्या है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है ऊर्जा का, स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। चलिए, एंड टंगस्टन वर्क फंक्शन दे दिया, टंगस्टन का 5W दिया है, क्या दिया है, टंगस्टन का हम 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेटल्स आर इल्यूमिनेटेड बाय एन अल्ट्रा वायलेट लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ, यानी जो टंगस्टन है और क्या है, सोडियम है, इस सब का वेवलेंथ क्या है, सेम दिया है। वेवलेंथ क्या दिया है, सेम दिया है। आए बात समझ में। चलिए, वेवलेंथ सेम दिया है, वेवलेंथ सेम दिया है। इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द टंगस्टन इज मेजर्ड टू बी 1.8 वोल्ट, 1.8 वोल्ट। देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या है, मतलब जो लाइट आई और यहाँ जो एनर्जी यानी एनर्जी पड़ा इसका, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, इसी को हम लोग कहते हैं स्टॉप, यानी कितना इसको पोटेंशियल मिला जिसके कारण क्या किया, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया। आई बात समझ में। तो यहाँ पे हो जाता के मैक्स, क्या हो जाता, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाता, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे जो हमारा इसका जो पोटेंशियल होगा हमको निकालना है, तो पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल जो होगा, इस पोटेंशियल को कहते हैं EV0, वो मिनिमम पोटेंशियल हमसे पूछ रहा है।
तो देखिए ये जो आया, जितना तेजी के साथ आएगा उतना तेजी से रिलीज होगा, तो इसका मतलब दोनों एडअप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा E प्लस के मैक्स। ठीक है, एक फॉर्मूला आपका बन करके आ जाएगा, हमारा क्या बन करके आएगा, इसी को के मैक्स को आप लोग क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। तो यहां से एक फॉर्मूला आपके पास बन करके आ गया, ई भी नॉट बराबर ई प्लस फाई नॉट। ठीक है, ई क्या है, ये जो एनर्जी लाइट एनर्जी आ रहा, और ये क्या है, वर्क फंक्शन है। आई बात समझ में, हमको निकालना है क्या, आंसर निकालना है। तो इसके लिए एक रिलेशन हम बना देते हैं, फाई 2 बाई फाई 1 बराबर है पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट 1 बाई V नॉट 2। ठीक है, V नॉट 1 बाई V नॉट 2, ये एक फॉर्मूला, इसको नोट कर लीजिए आप या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पे फाई 2 वर्क फंक्शन है किसका, वर्क फंक्शन है किसका, बताइए, वर्क फंक्शन है, ये हमारा वर्क फंक्शन है W का, ये वर्क फंक्शन है सोडियम का Na, पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा दे रखा है किसका, निकालना है मुझे इसका सोडियम का। हम पोटेंशियल डिफरेंस यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल को हमने नॉट से डिफरेंट किया है, ये सोडियम का है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है टंगस्टन का। पुट कर दीजिए, ये दिया हुआ कितना दिया, 4.5 यूनिट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा, हम सिर्फ क्या है वैल्यू लिख रहे हैं, ये कितना हो जाएगा 2.3, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका V नॉट Na, इसी का पूछ रहा आपसे। आइए कितना दे रखा है आपका 1.8 दे रखा है, 1.8 दे रखा है। ठीक है, इसको आप काटेंगे, यानी 45 बाई कितना हो गया 23, और मेरा कितना ये हो जाएगा आपका V नॉट बाई कितना 1.9। यहाँ से ये कैलकुलेशन करिएगा, V नॉट निकल करके आ जाएगा, यानी 45 इंटू 1.8 बाई कितना 23, ये कट करके आएगा 3.6, इसी को अप्रोक्स मान लिएगा 4 वोल्ट। तो आंसर जो आएगा, ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये आंसर आएगा आपका 4 वोल्ट के करीब आएगा। कितना आएगा 4 वोल्ट आंसर आ जाएगा। तो ये आप रिलेशन याद रखिएगा, क्वेश्चन किसी का भी पूछे, यहीं पे आपका वेवलेंथ का भी अगर पूछ दे तो यही एक फॉर्मूला बन करके आ जाएगा, यानी जिसको 1 मानिएगा यहाँ पे वेवलेंथ 2 आ जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं वर्क फंक्शन 1 बाय वर्क फंक्शन 2 बराबर, तो वेवलेंथ का सिंबल है लैम्डा, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। वेवलेंथ भी आपसे पूछा जा सकता है, तो बस कुछ नहीं, यही फार्मूला पुट करिएगा, बन जाएगा, पुट द फार्मूला गेट द आंसर। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एटम विथ प्रोटॉन नंबर 84 एंड न्यूक्लियन नंबर 216। देखिए न्यूक्लियन कहते हैं मास नंबर को, ठीक है, तो न्यूक्लियन जो होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को ही न्यूक्लियन कहा जाता है, यानी मास नंबर को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियन कहा जाता है। चलिए डिकेज इनटू अ न्यू एलिमेंट, यानी क्या है ना कि ये एलिमेंट कोई एक्स है जो बना रहा है हमारा 9 वाई पे। इन दिस प्रोसेस द इमिट्स एन अल्फा पार्टिकल, क्या आया, अल्फा बीटा और गामा रेडियो एक्टिव में है। सिर्फ हम अल्फा की चर्चा आपको कर देते, जब भी अल्फा पार्टिकल एमिट्स करेगा तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन लेके भागेगा। याद रखिएगा, अल्फा जब भी जाएगा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन लेकर के जाएगा, बीटा जब जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर के जाता है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल क्या है, देखिए 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को लेकर के जाएगा, तो मास नंबर होता क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर जो होता है, मास को हम लोग जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितना लेके जा रहा है 2, न्यूट्रॉन कितना लेके जा रहा है 2, 2 प्लस 2 कितना 4। तो बताइए आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे 4 एटॉमिक मास किसका होता है, 4 एटॉमिक मास होता है हीलियम का। किसका होता है, हीलियम का। जब भी अल्फा पार्टिकल की बात करेगा तो 1 हीलियम के मास को लेकर के जाएगा, चलिए प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर देता है, प्रोटॉन ही क्या देता है, एटॉमिक नंबर देता है। तो 2 प्रोटॉन जब लेकर के जाएगा तो जो एटॉमिक नंबर है उसमें से कितना घट जाएगा, पहले था कितना 84, इसमें से 2 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 82। मास नंबर कितना है 216। अब मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 216 में से कितना घटेगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 212। तो 82 न्यू जो बनेगा हमारा वाई जो बनेगा ये 82 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 212 होगा।
तो ये हमारा न्यू बन गया। पहले कितना था, पहले था 84 और 216, कितना कमा मास, मास 4 कमा, प्रोटॉन कितना कमा, 2 कमा, मास कितना कमा, 4 कमा, प्रोटॉन कितना कमा, 2 कमा, यानी प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर देता है, प्रोटॉन ही क्या देता है, एटॉमिक नंबर देता है। जब भी अल्फा पार्टिकल एमिट्स करेगा तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को लेकर के जाएगा। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? फिर से एक बार सुन लीजिए, जब भी अल्फा पार्टिकल एमिट्स करेगा तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को लेकर के जाएगा। अब मास नंबर जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का होता है, मतलब प्रोटॉन 2 और न्यूट्रॉन 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा। तो 4 जो हमारे केमिस्ट्री में जिसका मास है उसका नाम है हीलियम। किसका नाम है, हीलियम है। यानी एक अल्फा पार्टिकल एमिट्स करेगा तो 1 हीलियम को लेकर के जाएगा, तो मास में चेंजिंग आएगा। तो एटॉमिक नंबर में बात करें तो चूंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ही क्या देता है, एटॉमिक नंबर देता है, तो 84 में से 2 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मास कितना घटेगा, 4 घट जाएगा। आई बात समझ में? तो नया जो बना हमारा मास हो गया 212 और एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 82 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसके, तो आंसर आपका होगा प्रोटॉन हो जाएगा 82, न्यूक्लियन, न्यूक्लियन कंफ्यूज नहीं करना है, मास सॉरी न्यूक्लियन तो 216 में से 4 घटे 212, तो आंसर ये होगा आपका ए नंबर होगा। ठीक है, न्यूक्लियन होता प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूक्लियन क्या होता प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता। इसका आंसर क्या आएगा आपका, 4 वोल्ट आएगा। आंसर क्या आएगा, 4 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइंस अराइजेस फ्रॉम, देखिए द फाइन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइंस आर अराइजेस फ्रॉम इलेक्ट्रॉन स्पाइन। इलेक्ट्रॉन जैसे स्पाइन कहते हैं किसको, जैसे ये इस जहां इलेक्ट्रॉन रहता है इसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल। क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन जहां मूव करता है उसको कहते हैं ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन जहां रहता है उसको ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट होता है इसी को कहते हैं स्पाइन। क्या कहते हैं, तो ये जो हमारा अपवर्ड है तो इसका वैल्यू होता है, अपवर्ड को अगर पॉजिटिव माने तो डाउनवर्ड को क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आए बात समझ में? ठीक है, स्पाइन समझ में आ गया। जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है ऑर्बिटल्स में, इलेक्ट्रॉन स्पाइन ऑर्बिट कपलिंग। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, कपलिंग मतलब पेयर में है, कपलिंग मतलब, तो यहां पे जो वैल्यू हो जाएगा एनर्जी का क्या हो जाएगा, प्लस हाफ माइनस हाफ मतलब 0। जब भी कपलिंग में होता है तो वहां एनर्जी क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, एनर्जी 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, डोनर टाइप इंप्योरिटीज आर द मटेरियल्स ऑफ। अब देखिए डोनर टाइप्स, डोनर टाइप्स इंप्योरिटीज कह दिया है तो वो इंप्योरिटीज बनेगा जिसमें वालेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा। कितना होगा, 5। ये याद रखिएगा, डोनर टाइप इंप्योरिटीज के लिए कंडीशन है वालेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 5 होना है। ये इसी को पेंटावैलेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंटावैलेंट। और हमारे केमिस्ट्री में ग्रुप 15, ग्रुप यानी समूह 15 वाला जो है पेंटावैलेंट है, जिसका कोड हो, यानी ग्रुप 15 में कौन कौन आता है, तो नाम है पाकिस्तान, सबसे पहले आता नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वायलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। कोड याद रहेगा 5, यानी ग्रुप 5 वाला, ग्रुप 5 को लैटिन में हम लोग कहते हैं 15। क्या कहते हैं, 15 वाला है। 15 वाला जो एलिमेंट्स है वो डोनर टाइप इंप्योरिटीज है, क्योंकि उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। याद रखने का तरीका, 5 कौन कौन है, तो ये है, स्टार्ट होगा नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस, Sb, Bi। कोड याद रखिएगा, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ठीक है, न एन से न्यूजीलैंड, पी से पाकिस्तान, ए से ऑस्ट्रेलिया, Sb से सब, Bi से भिखारी। आई बात समझ में? तो ग्रुप 5 वाला जो है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, वो हमारा डोनर इंप्योरिटीज है। क्या है, डोनर इंप्योरिटीज है। और यहीं पे एक और बता दो, ग्रुप 16 वाले को, ग्रुप 16 वाले एलिमेंट को, ऑक्सीजन जो होता है, सल्फर होता है, उसको हम लोग चालकोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, चालकोजन। चालकोजन क्यों बोला गया, चालकोजन इसको इसलिए बोला गया कि ये ऑक्सीजन जो है जनरली, यानी ग्रुप 16 वाला जनरली मिलता है ओर के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, ओर के फॉर्म में, इसीलिए इसको चालकोजन बोला गया। ग्रुप 16 वाले को क्या बोला गया, चालकोजन बोला गया। तो एक ग्रुप 17 भी जब चर्चा आ ही गई तो मैं बता दूं,
ग्रुप 17 वाले को बोला जाता है हैलोजन। क्या बोला जाता है? हैलोजन। क्यों हैलोजन बोला जाता है? क्योंकि इस एलिमेंट का यूज किया जाता है, इसका अनुप्रयोग किया जाता है क्या? सॉल्ट फॉर्मेशन में। किसमें? सॉल्ट फॉर्मेशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिंदी में ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। चालकोजन समझ में आया? चालकोजन उसको कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका सेमीकंडक्टर। देखिए जो जो मैं डायग्राम बनाऊं उसको एकदम आसानी से देखिएगा, दिक्कत ना आने पाए आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका, इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर द फर्मी लेवल लाइज। देखिए सबसे पहले एक डायग्राम बनाइए। ठीक है, ये आपका इसको एनर्जी फर्मी लाइन। ठीक है, चलिए ये मिडिल लाइन है, एक ऊपर हम जो लिखते हैं डाली लिखिए ये कंडक्शन बैंड। क्या लिखेंगे? कंडक्शन बैंड लिखेंगे। कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड एक ही बॉक्स के अंदर ही है, एक ही बॉक्स के अंदर है, इसको कंफ्यूज नहीं हो जाना है, एक ही बॉक्स के अंदर है। और ये यहाँ जो है हमारा वायलेंस बॉन्ड है। क्या है? वायलेंस बॉन्ड है, वायलेंस बॉन्ड। ठीक है, इस लाइन जो होता है, इस लाइन इसको हम लोग जो कहते हैं फर्मी लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्मी लेवल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बीच वाला जो लाइन है इसको क्या कहते हैं? फर्मी लेवल। याद रखने वाली बात, फर्मी लेवल कहाँ? बीच वाला लाइन है। चलिए इसको जो ये जो गैप होता है, ये वाला गैप, इसको कहते हैं फोरबिडन गैप। क्या बोलते हैं इसको? फोरबिडन गैप कहते हैं। फोरबिडन गैप क्या कहते हैं? फोरबिडन गैप कहते हैं इसको। ठीक है, क्या कहते हैं? फोरबिडन गैप। कंडक्शन बैंड जो होता है, कंडक्शन बैंड जो होता है वो इसके नीचे एन टाइप होता है। क्या होता है? कंडक्शन बैंड के नीचे क्या होता है? एन टाइप होता है। और वैलेंस बैंड के नीचे जो होता है पी टाइप होता है। क्या होता है? पी टाइप होता है। तो अब क्वेश्चन आप पढ़िए, एबव द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड। नहीं, आपसे पूछ क्या रहा? एन टाइप पूछ रहा है। एन टाइप कहां होता है? एन टाइप होता है कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे, कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे। पी बैंड कहां होता है? पी बैंड जो होता है वैलेंस बैंड के जस्ट नीचे। तो आंसर कहां? देखिए बिलो द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्या आप भूलेंगे? ये हमेशा इसको एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम VVI है। ठीक है ना? क्या है? VVI है। डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीजेज इन टेम्परेचर द रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ अ PN जंक्शन विल बी। ये डायरेक्ट याद रखिएगा, एवरी 10 डिग्री सेल्सियस पे 2 टाइम्स इंक्रीज होता है। कितना टाइम्स? 2 टाइम्स इंक्रीज करता है एवरी 10 डिग्री सेल्सियस पे। एवरी 10 डिग्री सेल्सियस पे कितना टाइम्स? 2 टाइम्स इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर। ये NCERT बुक में 12th के अंदर 40.6% भी देता है और 14.5% भी देता है। कंफ्यूज नहीं होना है, 40.6% या 40.5% देता है। अब यहां जानते हैं, यहाँ पे ये कंप्लीट डेटा ही बेस्ड है। क्या है? कंप्लीट डेटा बेस्ड है। यहाँ एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, क्या पूछेगा? मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ अ वेव रेक्टिफायर पूछ दिया, यहीं पे फ्रीक्वेंसी पूछ देता तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 50 हर्ट्ज। क्या हो जाएगा? 50 हर्ट्ज हो जाएगा। आए बात समझ में? अब यहां पे बात करते हैं रेक्टिफायर है क्या। तो रेक्टिफायर एक इंस्ट्रूमेंट है जो AC करंट को DC में कन्वर्ट करता है। जी हाँ साथियों, याद रहेगा। यानी आपसे क्या इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होता है AC का, तो आपको क्या आना चाहिए? 50 हर्ट्ज आना चाहिए। मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ हाफ वेव का जो होता है रेक्टिफायर का कितना होता है? 40.6% होता है। ठीक है, रेक्टिफायर करता क्या? तो ये AC से DC में कन्वर्ट करता है। तो हाँ, अगर आपसे पूछ दिया जाए क्या AC करंट को स्टोर किया जाता है, तो आंसर आना चाहिए नहीं, क्योंकि अभी तक कोई साइंटिस्ट AC को स्टोर करने का यंत्र नहीं बना सका है। यानी AC करंट को स्टोर नहीं किया जा सकता है, DC करंट को स्टोर किया जाता है। जो आप करंट को जो स्टोर करते हो एनर्जी के फॉर्म में, वो DC में करते हो, जैसे बैटरी वगैरह चार्ज। AC स्टोर नहीं होता है। आई बात समझ में? अभी तक कोई बनाया नहीं है कि AC को स्टोर किया जा सके। आई बात समझ में? चलिए, यानी DC एक करंट, इसका कोई थॉमस एडिसन, इतना डेप्थ में हम नहीं जा रहे हैं, बस जितना हमारा जो जरूरत आया हम बता दिया आपको। रेक्टिफायर क्या? AC से DC करने वाला था। हाँ, तो DC से AC भी होता होगा, तो DC से AC को कन्वर्ट करने वाले को हम लोग कहते हैं कन्वर्टर। ये क्या कहते हैं? इन्वर्टर। क्या कहते हैं? इन्वर्टर। वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो DC से AC में कन्वर्ट करता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? इन्वर्टर कहते हैं। आई बात समझ में? यानी फॉर एवरी, इसका क्वेश्चन एकदम VVI है।
डायरेक्ट बनेगा आंसर। जैसी 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीजेस कहेगा, जो भी कहेगा 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। आई बात समझ में? चलिए ये वाला आपको अब क्वेश्चन पूछेगा, पी टाइप पूछे, एन टाइप पूछे। एन टाइप होता है तो कंडक्शन बैंड के नीचे होता है, पी टाइप जो होता है वैलेंस बॉन्ड के नीचे होता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन यहां ये सब हुआ नहीं है, इसको हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन। ये क्या हो रहा है? चलिए कंसीडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, किसके लिए? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूलेशन आर यूज फॉर टेलीकास्टिंग टीवी। इसके लिए जो है एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी अप्लीकेबल है टेलीकास्टिंग टीवी के लिए। तो फिर फेज मॉड्यूलेशन किसके लिए? तो फेज मॉड्यूलेशन जो होता है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, वाईफाई के लिए। किसके लिए? वाईफाई के लिए, ब्रॉडबैंड जो आप जीएसएम लगाते हैं, नेट लगाते हैं, उसमें इस्तेमाल किया जाता है फेज मॉड्यूलेशन। अब आपके पास मोबाइल है, जो बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, मोबाइल सेल में कौन सा मॉड्यूलेशन होता है? पल्स मॉड्यूलेशन होता है मोबाइल सेल में। मोबाइल सेल में कौन होता है? पल्स मॉड्यूलेशन होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए पल्स मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन किसके लिए? वाईफाई के लिए। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन किसके लिए है? ये टीवी टेलीकास्टिंग के लिए है। आए बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैंड गैप एनर्जीज ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम फोटो डायोड्स आर 1.1 0.67 रेस्पेक्टिवली, दियर कट ऑफ वेवलेंथ रेस्पेक्टिवली वुड बी। देखिए इसको एकदम फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, फॉर्मूला माइंड में रखिएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? कलम का मैं कलर चेंज करता हूं, फॉर्मूला याद रखिएगा। देखिए इसमें जो होता है एनर्जी, E बराबर है hc बाई लैम्डा। ठीक है, ये है लैम्डा वेवलेंथ, ये है एनर्जी। क्या है? एनर्जी जो आपका दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किया है। ये जो एनर्जी हमारा, जो एनर्जी गैप का ये जब भी ई वोल्ट दिखे आपको, ये यूनिट है किसका? एनर्जी का। कंफ्यूज नहीं होना, ई वोल्ट ई भी लिखा हुआ नजर आए, दिस द यूनिट ऑफ एनर्जी। कैसा है यूनिट? स्मॉलेस्ट यूनिट। कैसा यूनिट? स्मॉलेस्ट यूनिट। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर आपसे कह दे, क्या कह दे, यहां देखिए नैनोमीटर में लिखा है, क्या लिखा है? नैनोमीटर में लिखा है। तो सबसे पहले हम क्या करें, आपको एक फॉर्मूला हम बता देते हैं। यहां से लैम्डा माइक्रोमीटर लिखते हैं, लैम्डा माइक्रोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, यानी इसको मैं यहां रोक दिया हूं तो ये एच सी वाई क्या हो जाएगा? एच सी वाई ई हो जाएगा, एच सी वाई ई हो जाएगा। जब भी वेवलेंथ को माइक्रोमीटर में कहेगा तो एच है प्लैंक कांस्टेंट, सी है स्पीड ऑफ लाइट और ई है एनर्जी। ये दोनों का प्रोडक्ट जो होता है 1.24 माइक्रोमीटर में होता है, माइक्रो में। यानी जब भी वेवलेंथ कहेगा, यानी इसका वैल्यू पुट कर लीजिए आप, क्या पुट करिएगा? इसका होता है 6.67, इसका होता इंटू 10 के पावर -34, स्पीड ऑफ लाइट का होता है 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर। ठीक है, माइक्रोन में करेंगे तो 10 के पावर 17 हो जाता है। आई बात समझ में? तो इसलिए डायरेक्ट आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि जब भी वेवलेंथ माइक्रोन में जाना है हमको, जब भी वेवलेंथ कहां जाना है, जब भी वेवलेंथ माइक्रोन में कहे, लिखा रहे माइक्रोमीटर, ये माइक्रोमीटर बराबर फॉर्मूला होता है एच सी। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, यहां ई है। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहां पे माइक्रोमीटर में ये दोनों का प्रोडक्ट जो होता है 1.24 होता है, 1.24। ये दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर? 1.24 के बराबर। अब पूरा फॉर्मूला गेट द आंसर। ये आपसे लैम्डा वेवलेंथ पूछ रहा है, ये दोनों आपका ये तो अंडरस्टूड है, एच का वैल्यू अंडरस्टूड, सी का वैल्यू अंडरस्टूड, ये दिया हुआ है तो यहां पुट कर लीजिए। लैम्डा माइक्रोमीटर किसका? पहले कौन है बाबू? सिलिकॉन है, तो यहां लगा दीजिए, आप कंफ्यूज ना करें। सिलिकॉन ये आपका कितना हो जाएगा? 1.24, नीचे कितना? 1.1, 1.1। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा कितना आएगा? 1 ये आएगा आपका 1.27। ठीक है ना, 0.27 ये आएगा आपका माइक्रोमीटर में। क्या आएगा? इसको कन्वर्ट करिएगा, क्या करिएगा?
कन्वर्ट करिएगा नैनो में, तो 1 नैनोमीटर जो होता है, 1 नैनोमीटर जो होता है 10 के पावर -9 होता है। 1 माइक्रोमीटर जो होता है -9 मीटर, 1 माइक्रोमीटर होता है 10 के पावर -6 मीटर। ये याद रखिएगा, आई बात समझ में। तो ये कन्वर्ट करिएगा माइक्रो से नैनो में, तो यहाँ डिसिमल क्या आ जाएगा आपका 1127 पॉइंट क्या आ जाएगा 27 नैनोमीटर। नैनोमीटर ये पहला आंसर हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, तो इसके लिए भी वही है, वेवलेंथ क्या है माइक्रोमीटर में, किसका, जर्मेनियम का, जर्मेनियम का सिंबल जी। ये भी आपका SC बाई कितना, SC बाई दिया हुआ आपका E 0.67, ठीक है। इसका पुट कर दीजिए, वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका पुट करिए, यहां रखते हैं हम, तो 1.24 कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। 1.24 0.67 जो आएगा उसको क्या करिएगा 10 के पावर -2 घसकेगा इधर, तो जाकर डिसिमल हो जाएगा आपका कितना 1850.75 नैनोमीटर आएगा। आए बात समझ में। तो ये एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट बनेगा। जैसी वेवलेंथ माइक्रोमीटर में कहेगा, यानी तरंगदैर्ध्य को माइक्रोमीटर में कहेगा, HC का प्रोडक्ट जो भी वैल्यू हमारा आएगा 1.24 के वैल्यू के बराबर आएगा, 1.24 के वैल्यू के बराबर आ जाएगा। चलिए, तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा, ये जो आपका क्या है टेलीकास्टिंग के लिए एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, ये A1 और 2, 1 और 2 ऑप्शन में दिख रहा है क्या, C नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हिंदी में वही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, विच मेथड कैन बी एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस अ हाई डिग्री ऑफ होमोजेनिटी इन द क्रिएशन ऑफ ZnFe2O4 स्पाइनल। चलिए, इसको हम लोग कहते हैं कोप्रीसिपिटेशन मेथड। कोप्रीसिपिटेशन मेथड इसमें 3 तरह के होता है, हाई, मॉडरेट और लो। इसमें हाई जब कहेगा तो इस होमोजेनिटी का वैल्यू जो होता है 0 से लेकर के 0.25 तक होता है। मॉडरेट कहेगा तो 0.25 से लेकर के 0.40 तक होता है, ठीक है। लो कहेगा तो 0.40 से लेकर के 0.6 तक होता है। ये याद रखिएगा। इस तरह का जो फॉर्मेट होता है इसको हम लोग कहते हैं कोप्रीसिपिटेशन मेथड कहते हैं, कोप्रीसिपिटेशन मेथड कहते हैं। चलिए, फॉर ऑल द रिएक्शन व्हाट इज द नेचर ऑफ द केमिकल डिसोसिएशन। देखिए, डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना, डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना, क्लीवेज होगा। जब भी कोई चीज टूटता है तो एनर्जी देता है, क्या देता है, उष्मा देता है, ऊर्जा देता है। उस ऊर्जा को देने को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब होता है क्लीवेज, क्लीवेज का मतलब होता है टूटना। जब भी कोई चीज टूटता है तो क्या हो देता है, ऊर्जा देता है। क्या देता है, ऊर्जा देता है। ये वास्तविकता होता भी है। जैसे कभी आप देखिए किसी चीज से, मतलब किसी को तोड़िए, तोड़ने के बाद क्या फील होता है, मतलब आप कल्पना नहीं करिएगा उतना ज़्यादा वो एग्रेसिव होता है, उतना ज़्यादा उससे एनर्जी निकलता है। आए बात समझ में। टूटने का मतलब इन सेंस बहुत चीज़ों से टूट जाना, दिल से का टूट जाना। खैर दिल टूटता ही नहीं, दिल तो मसल्स का बना हुआ है, उसमें टूटने वाला कोई चीज़ है ही नहीं। चलिए, जस्ट लक ऑफ फनी, ठीक है। कुछ इंटरटेनमेंट होते भी रहना चाहिए बीच बीच में, प्लीज सीरियसली। हाँ, मैं आपके समय को बिल्कुल कदर करता हूँ और एक भी चीज़ मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो फैक्ट है मैं वही चीज़ बताने जा रहा हूँ, ठीक है। यानी ये नहीं कि कहानी कथा करने बैठ गया हूँ, हाँ, बस इसलिए कि ताकि आपको थोड़ा सा इंजॉयमेंट भी आ जाए, इंटरटेनमेंट भी हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा बीच में क्या किया कभी। यानी अब याद रखिएगा कि कोई भी डिसोसिएशन जब होगा उसमें क्लीवेज आता है। क्या आता है, क्लीवेज होता है, ब्रेकन होता है, टूटता है। जब टूटेगा तो एनर्जी देगा, एनर्जी देने को कहते हैं एक्सो। एक्सो मतलब आउट, एक्सो मतलब आउट, थर्मिक मतलब टेम्परेचर, एनर्जी। टेम्परेचर क्या है, एक तरह का फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। आई बात समझ में। चलिए, तो एनर्जी आउट होगा किस में, डिसोसिएशन में टूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, एटॉमिक ऑर्बिट। 71 क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। देखिए यहां पे दो चीज रखिएगा याद, रेडियस ऑफ एटम जो होता है, यानी एटम की त्रिज्या 10 के पावर -13 मीटर, ठीक है। और साइज ऑफ न्यूक्लियस जो होता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस 10 के पावर -15 मीटर। याद रखिएगा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा 10 के पावर -13 सेंटीमीटर। क्या होता है, 13 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। और साइज ऑफ क्या पूछता है, न्यूक्लियस, तो क्या आंसर होता है 10 के पावर -15। कब, जब न्यूक्लियस पूछता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अ बेसिक क्रिस्टलाइन सॉलिड
69 नंबर क्वेश्चन, इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बेसिक रिपीटेटिव स्ट्रक्चरल यूनिट। देखिए ये क्लास 12 के फिजिकल केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। कहाँ का है? क्लास 12 केमिस्ट्री, कौन सा चैप्टर? सॉलिड स्टेट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो रिपीटेटिव होता है। जैसे मान लीजिए, रिपीटेटिव कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ देखिए ये Na+, ये Cl है, तो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होता है, फिर ये रिपीट करेगा, ये Cl- होगा और ये Na+ होगा। इस तरह का रिपीटेशन होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिट सेल। क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन दिखेगा आपको तभी ना बनाइएगा। क्या कहते हैं? आंसर है ही आपका, यूनिट सेल कहते हैं। रेगुलर अरेंजमेंट इस तरह से हो, दिस इज कॉल यूनिट सेल। ये एक एग्जांपल आपको दिया हुआ था आयनिक क्रिस्टल में NaCl, NaCl, तो ठीक यहाँ पे Na हो जाएगा, यहाँ Cl हो जाएगा, यहाँ Na हो जाएगा, यहाँ Cl हो जाएगा। राइट, समझ में? इस तरह के अरेंजमेंट स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। कहाँ पढ़ना है? क्लास 12 में केमिस्ट्री में, कौन सा चैप्टर में, पोर्शन में? फिजिकल केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट का ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। एटॉमिक ऑर्बिटल इज, एटॉमिक ऑर्बिटल देखिए, ऑर्बिटल है यहाँ पे, एक होता ऑर्बिट, एक होता ऑर्बिटल। ऑर्बिटल जहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मिलने की टेंडेंसी है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मिलने की टेंडेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 2n²। क्या होता है? n क्या है? नंबर ऑफ सेल है। n क्या है? नंबर ऑफ सेल है, नंबर ऑफ ऑर्बिट कह लीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब देखिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो मिलेगा हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल, उसी को कहते हैं। तो अब देखिए, द रीजन इन विच देयर इज अ मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। कुछ नहीं करना था, बस टर्म समझ गए, आंसर मार दिए। टर्म समझ गए, आंसर मार दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला याद रखिएगा आप, 2n²। क्या रखिएगा? जहां n क्या है? n है नंबर ऑफ सेल। n क्या है? नंबर ऑफ सेल है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये क्वेश्चन पढ़िए आप, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। मैं बताऊंगा कि कहाँ का। ये क्लास 12 में केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। द रेट इक्वेशन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इज यूनिटी देन द रेट इज इक्वल टू। देखिए यूनिटी हो जाए मतलब रेट ऑफ इक्वेशन, पहले रेट ऑफ इक्वेशन जाने क्या होता है? ये होता है रेट कांस्टेंट, रेट इसको कहते हैं रेट, ये है रेट कांस्टेंट। और ये फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो कि कोई A और B रिएक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट दे दिया C+D। क्या दिया? C+D दिया। लिखते कैसे हैं? तो रेट जब भी लिखते हैं तो ये हमारा रेट कांस्टेंट K है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, इसके आगे जो भी होगा उसको कहते हैं कोफिशिएंट। जिस तरह से 2x + 2y है, अगर आपसे पूछे कि x का कोफिशिएंट कितना है तो 2, y का कोफिशिएंट कितना है तो 2। आई बात समझ में? तो यहाँ जो पावर होगा कोफिशिएंट होगा। यहाँ पावर मान लो कि a का पावर x, यानी कोफिशिएंट क्या x है, b का कोफिशिएंट क्या है y है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x और b का y। रिएक्टेंट का हम लोग लिखते हैं, किसका लिखते हैं? ये एरो के लेफ्ट साइड वाले को रिएक्टेंट कहते हैं, एरो के राइट साइड वाले को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि कंसंट्रेशन क्या है? यूनिटी है, मतलब 1 है। तो अब 1 है तो ये इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो R बराबर क्या हो जाएगा? K के बराबर हो जाएगा। जब रेट जो है रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाए तो उसको कहते हैं हम लोग स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। क्या कहते हैं? याद रहेगा, जब रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाए, यूनिटी हो जाए, तो वो हमारा कहलाता है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। कहाँ पढ़ना है? क्लास 12 में फिजिकल केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स। हर कोई क्वेश्चन जो है आपको, देखिए अगर इतना आसान ये क्वेश्चन होता तो यूट्यूब पे हर कोई लेकर के आ जाता, लेकिन आप देखिए, खुद देखिए यूट्यूब पे कोई लेकर के आया है? क्यों नहीं लेके आया? क्योंकि वो लेकर के अगर आए, अगर डेप्थ नहीं होगा तो फंसने की चांसेज है। ठीक है, अब 12th में है, 12 का इतना आसान थोड़ी है कि कुछ भी बता देंगे। आई बात समझ में? चलिए, इसीलिए जो भी चीज जा रहा है उसको बहुत आसानी से देखिए, आप समझिए, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। कल होकर के आप टीचर बनेंगे तो हो सकता है ये चीज़ वहाँ बच्चा पूछ दे, पढ़ाने को मिल जाए, तो यहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, यानी आपके साथ हमेशा ज्ञानघर खड़ा है। यूट्यूब पे सर्च मारिए ज्ञानघर को, आप भी देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, चलिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ शेयर अच्छा लगे, अगर कंसेप्चुअली है तो लोगों तक। देखिए विद्या क्या होना चाहिए? विद्या बांटने से क्या होता है? बढ़ता है। बांटना चाहिए, देना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन किस चैप्टर का है? केमिकल काइनेटिक्स का है।
अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा देख लीजिए, समझिएगा। मान ले A प्लस बी रिएक्ट किया, ये दिया C प्लस डी, ठीक है। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, इसको कहते हैं हम लोग इनिशियल। क्या कहते हैं? इनिशियल, T0, मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। तो इस समय के कंसंट्रेशन को हम लोग कह लेते हैं A0, इसको कह लेते हैं B0। आई बात समझ में? जब रिएक्शन स्टार्ट हो गया होगा तो कुछ टाइम होगा, तो इसको कह लेते हैं AT। क्या कहते हैं? टाइम को रिएक्शन क्या हो जाएगा? AT। जब रिएक्शन कुछ होगा तो अब सोच के देखिए, सोचिए, जब रिएक्शन कुछ हुआ ही नहीं तो प्रोडक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। तो यहां पे कंसंट्रेशन का वैल्यू कितना होगा? 0, यहां भी 0। आई बात समझ में? चलिए, अब अगर आप ये जो है हमारे पास अब रिएक्शन हुआ है, रिएक्शन हुआ तो मान लेते एट टाइम टी के लिए कंसंट्रेशन को मानते हैं हम ए। क्या मानते हैं? ए मानते हैं। ये है रिएक्टेंट। रिएक्शन जो अब होता है तो रिएक्शन में रिएक्टेंट जो होता है, रिएक्टेंट को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? अभिकारक। क्या कहते हैं हिंदी में? अभिकारक। प्रोडक्ट को कहते हैं उत्पाद। रिएक्शन की क्रिया में रिएक्टेंट क्या होता है? घटता है और प्रोडक्ट बढ़ता है। तो अब देखो, जब ये रिएक्शन होना शुरू होगा तो इसका जो वैल्यू का कुछ घटेगा। तो हमारा एट टाइम पे जो है, एट टाइम पे हमारा ए है, क्या है? ए है 8, और ये हमारा इनिशियल कितना था? A0 था। तो कुछ समय के बाद जो हमारा है ये चीज है, ये हमारा क्या है? आफ्टर टी टाइम पे, आफ्टर टी टाइम पे, ठीक है ना, यानी कुछ समय के बाद का है। जब स्टार्ट नहीं हुआ तो उस समय का क्या है? A0 है। आई बात समझ में? तो इधर रिएक्टेंट में घटेगा तो इधर क्या होगा? इधर का कंसंट्रेशन पूछेगा तो बढ़ेगा, A प्लस A0 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? इसमें भी बढ़ेगा, जो भी हो हमारा बढ़ेगा। A प्लस, यानी सॉरी, यहाँ तो इसका दिया हुआ नहीं ना है। इसका जो हमारा जो 80 हो जाएगा, इसका क्या होगा? एट टाइम रिएक्शन पे 80 होगा, इसका भी क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। आई बात समझ में? क्योंकि इनिशियल इसका कुछ नहीं, इनिशियल 0 है। इनिशियल कुछ रहता तो एडअप हो जाता, इनिशियल कुछ नहीं तो हमारा टी है। हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के जो आपसे पूछ रहा है हाफ लाइफ, टी हाफ लाइफ पूछा। क्या पूछा है? टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 बाई के। के क्या है? रेट कांस्टेंट है। तो क्या इसमें रेट कांस्टेंट दिया है? ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। टी हाफ का फॉर्मूला होता है, अगर के दिया रहता तो पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर कर दिए। क्या है? के क्या है? के जो है हमारा रेट कांस्टेंट है। क्या है? रेट कांस्टेंट है। तो इसमें कुछ लॉग का भी जरूरत पड़ेगी। तो हमारा के नहीं दिया हुआ, तो एक और फॉर्मूला होता है के का। के का फॉर्मूला होता है, इसको नोट कर लीजिएगा फॉर्मूला आप। हम के का फॉर्मूला लिखते हैं। के का फॉर्मूला होता है 2.303 बाई टी, जो टाइम दिया हुआ है, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब स्टार्टिंग के समय वाला कंसंट्रेशन है। इनिशियल कंसंट्रेशन, दिस इज द सिंबल ऑफ कंसंट्रेशन, बिग ब्रैकेट द सिंबल ऑफ कंसंट्रेशन। कैसा कंसंट्रेशन? इनिशियल, स्टार्टिंग वाला। नीचे भी दिस द सिंबल ऑफ कंसंट्रेशन। ये किसका है? ये फाइनल है, मतलब एट टाइम टी पर है, जब कुछ रिएक्शन स्टार्ट हुआ है। चलिए, अब यहां तक आपको हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो के का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? के बराबर आ गया हमारा 2.303 टी लॉग ए प्लस बी, यहां लिख देते हैं ताकि आपको याद रहेगा, सी प्लस डी। ये इनिशियल है, इनिशियल को कहते हैं A0, ये मान लेते हैं हम B0। यहाँ कुछ नहीं है, रिएक्शन जब हुआ ही नहीं था 0, कुछ टाइम पे हमारा जो है टाइम पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? AT माइनस A0, ठीक है। चलिए, ये हमारा फॉर्मूला लिख लेते हैं। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल बाई कंसंट्रेशन ऑफ फाइनल, कंसंट्रेशन ऑफ फाइनल। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, अब यहां देखिए, कुछ समय के बाद कितना दे रखा है, यानी स्टार्टिंग इनिशियली कितना दिया है? ये हमारा A0 हो गया। इनिशियली को हमने रिप्रेजेंट किया A0 से। ये हमारा आफ्टर फाइनल है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया AT से, ठीक है। चलिए, तो आप पुट कर लीजिए के बराबर 2.303 टी कितना दिया है? 200 मिनट, नीचे लगा लीजिए 200 मिनट, ठीक है। लॉग इनिशियल कितना दिया है? इनिशियल आपका है कितना? 2.00, तो मतलब 2 है। फाइनल कितना दिया है? फाइनल है आपका 0.15, ठीक है, 0.15 है। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। अब यहां पे मैं कुछ यहां पे क्या आपको बता दूं कि लॉग
आपका इसमें तो आपका वैल्यू नहीं दिया हुआ था, लेकिन हम याद रखेंगे log 1 का वैल्यू होता है 0 और log 10 का वैल्यू होता है 1, log 10 का वैल्यू होता है 1। अब जो भी इसके बीच में आएगा वो हमारा 0 और 1 के ही बीच में आएगा। तो यहाँ पे आप साइड में लिख लीजिएगा log 1 का जो वैल्यू होता है 0.3 होता है, log 2 का वैल्यू, log 3 का जो वैल्यू होता है 0.4 होता है, log 4 का वैल्यू 0.6 होता है, log 5 का वैल्यू 0.6 होता है, log 7 का वैल्यू 0.8 होता है, log 8 का वैल्यू जो होता है 0.8 होता है, सॉरी हाँ, log 9 का वैल्यू जो होता है 0.9 होता है। आई बात समझ में? चलिए ये हमारा एक ये है, रखिएगा इसको माइंड में। अब यहां पे हम लोग आ जाते हैं, यहां पे है देखिए 0.15 है, तो एक कुछ फार्मूला यहां पे हम आपको नोट कर देते हैं। जिस तरह से मैथमेटिकली आप पढ़ते होंगे, log x बाय अगर log y है तो इसको लिखते हैं log x माइनस log y। ठीक है, चलिए जो मैथमेटिकल यूज है वही चीज यहां है, कोई नया नहीं है। आए बात समझ में? चलिए तो log यहां देखिए ये नीचे मिला तो इसके नीचे भी log ही है, क्या है? log ही है। तो ये हमारा क्या बनकर के आ जाएगा, k बराबर 2.303 बाई कितना 200 log 2 माइनस कितना log 0.15 जीरो देखिए log यहाँ 0 से यानी कम है, तो यहाँ इसका जो वैल्यू आएगा नेगेटिव में आता है 0 माइनस 0.82। मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ log 0.15 का वैल्यू कितना होता है 0.82 माइनस में होता है। तो यहाँ पुट करिए, यहाँ से लेके आते हैं यहाँ k बराबर 2.303 बाई कितना 200, ये हो गया आपका log 2 का वैल्यू कितना log 2 माइनस कितना, ये माइनस का वैल्यू निकल जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 0.82। log 2 का वैल्यू होता है 2.303, log 2 का वैल्यू जो होता है 0.301, log 2 का वैल्यू कितना 0.301 प्लस 0.82। इसको सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू निकल करके आएगा, आपको k का वैल्यू सॉल्व करेंगे आप तो k का वैल्यू निकल के आएगा 0.0129। कितना आएगा 0.0129। ठीक है, तो k का वैल्यू निकल करके आ गया। और t हाफ का फॉर्मूला मैंने बताया आपको, t हाफ का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, t हाफ का फॉर्मूला मैंने बताया, t हाफ का फॉर्मूला है 0.693 बाई k। ठीक है, तो 0.693 t हाफ यही पूछ रहा है आपसे, तो k का वैल्यू कितना आ गया 0.0129 या 0.693 बाई 0.0129 करिएगा 129, हाँ 129 है, काटिएगा इसको तो 53.72 मिनट्स आएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन करके कमेंट करके हमको बताइएगा। आई बात समझ में? चलिए ये कहाँ का है, क्लास 12th में, किस चैप्टर का, केमिकल काइनेटिक्स का। नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन से आपसे पूछा कहाँ, बीपीएससी टीचर में। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब यहाँ पे ये भी आपका क्या है, केमिकल काइनेटिक्स का ही है, 12th का है। द रिएक्शन A प्लस बी इतना दे दिया, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल एंड दैट ऑफ B इज क्या हाफ कर दे। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ भी क्या लिखेगा, रेट है हमारा, K कांस्टेंट है, A हमारा पहले वाला जो है लिख लीजिए, इसको मान लेते हैं इनिशियली A0, इसको मान लेते हैं B0। ठीक है, चलिए ये हमारा 0 है, हमको तो रिएक्टेंट से मतलब है, किससे मतलब है, चलिए A0 हमने क्या बताया बाबू कि यहाँ जो भी इसका कोफिशिएंट होगा इसके पावर में जाएगा। चलिए B का यहाँ कोई कोफिशिएंट है नहीं, तो ये आपका BA0 है। अगेन कह रहा है, क्या कह रहा है कि A का जो है डबल हो जाए, A का क्या हो जाए कंसंट्रेशन डबल हो जाए, यहाँ A0 है तो क्या हो जाए 2A0 हो जाए, क्या हो जाए 2A0 हो जाए। तो रख लीजिए, अगेन इसको मान लीजिए R1, R2 कह रहा है, अगेन कह रहा है कि कंसंट्रेशन A का क्या हो जाए 2A0 हो जाए, A का क्या हो जाए डबल हो जाए, और B का क्या हो जाए B0 बाई क्या हो जाए 2 हो जाए, B0 बाई 2 हो जाए। तो यहां निकाल लेते हैं हम लोग, देखिए क्या आएगा। यहां पे देखिए K A0 यानी A0 क्या लिखिएगा 2 A0। ठीक है, का कोफिशिएंट कितना 2 है, और B के कंसंट्रेशन B के क्या लिखिएगा B0 बाई 2 लिखिएगा, B0 बाई 2 लिखिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, K तो रहेगा ही रहेगा, ये स्क्वायर है तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा
4a0 यहाँ क्या हो जाएगा b0/2, ये 2 से 2 कट जाएगा। देखिए क्या आ जाएगा आपका 2 आगे कर दिए, 2 आगे करिए ka0² b0। देखिए पहला वाला आपका मिला या नहीं मिला, a0² b0, इसको आप क्या मान लीजिए r1 मान लीजिए, ये पूरे को क्या मानिए r1, तो यानी r2 जो आया हमारा 2r1 हुआ, तो कितना टाइम्स इंक्रीज किया 2 टाइम्स, तो आंसर क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा 2 टाइम्स, तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन ही आपका, ये केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, किसका क्लास 12 में फिजिकल का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, किसका है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। बताइए खाली क्वेश्चन कहाँ से पूछा, फिजिकल केमिस्ट्री से ही, और फिजिकल केमिस्ट्री ऐसे भी बच्चा को क्या लगता है हार्ड लगता है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शन अबाउट द मेन सेल इज करेक्ट, पढ़ते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल इज अ मरकरी सेल। देखिए प्राइमरी सेल कहते हैं किसको है, ये प्राइमरी सेल जो होता है स्पेशल यूजेस के लिए बनाया जाता है, इसका यानी ये जो प्राइमरी सेल होता है नॉट रिचार्जेबल होता है, मतलब एक बार यूज करिए और फेंक दीजिए, इसको आप रिचार्ज नहीं यानी फिर से रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, उसी को हम लोग प्राइमरी सेल कहते हैं, और इसमें यूज होता है मरकरी ही होता है, ये तो बिल्कुल सही है। और आगे पढ़ते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइमरी सेल इज एन निकेल एंड कैडमियम। नहीं, निकेल और कैडमियम जो होता है वो चार्जेबल बैटरी होता है, क्या होता है चार्जेबल बैटरी होता है, और इसको कहते हैं जो चार्जेबल बैटरी होता है उसको कहते हैं सेकेंडरी सेल, तो ये प्राइमरी नहीं, ये गलत होगा। द इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैन बी रिवर्स, देखिए इलेक्ट्रोड रिएक्शन कहते हैं कि इसको वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता हो। तो देखिए इसमें एक चीज मैं बता दूं आपको, इलेक्ट्रोड उसको कहते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन आना और जाना करे। इलेक्ट्रॉन दो तरह का होता है, कैथोड और एनोड। जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको हम लोग कहेंगे एनोड, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको कहेंगे एनोड, जिसका रिडक्शन होगा उसको कहेंगे कैथोड। बात समझ में आई, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको क्या कहेंगे एनोड कहेंगे, जिसका रिडक्शन होगा उसको हम लोग कैथोड कहेंगे। ये रिवर्स नहीं होता है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। 76 का क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से है। अ कैटलिस्ट अल्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल रिएक्शन। देखिए केमिकल रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी जरूरी, ये जो होता है ये इंट्रोपी होता है, ये इंट्रोपी क्या होता है रिएक्शन को सपोर्ट करता है, क्या करता है सपोर्ट करता है। किस तरह, यानी एक होता है स्पॉन्टेनियस, एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। तो अगर चेंज इन गिव्स एनर्जी नेगेटिव हो जाए तो ये कहलाएगा एंट्रोपी यानी सपोर्ट, स्पॉन्टेनियस कहलाएगा। चेंज इन गिव्स एनर्जी का मतलब कि बाहरी जो एनर्जी लगाने वाला है वो न्यूट्रल यानी क्या हो गया बैक हो गया, हम कुछ नहीं करेंगे, जो करना है भाई आप करो। तो उस ये अगर नेगेटिव होगा तो डायरेक्ट आपका आंसर आना चाहिए इंट्रोपी को सपोर्ट करेगा। इस इंट्रोपी बढ़ेगा तो क्या होगा, उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। क्या होता है जो रिएक्शन अपने आप हो उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस, जो रिएक्शन कराया जाता है उसको कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो आंसर इसका जगह हो जाएगा ए हो जाएगा, सॉरी बी एक्टिवेशन एनर्जी। The transition without emission or radiation of a molecular form a stable excited state of an unstable excited state that leads to dissociation is, इसको कहते हैं हम लोग प्री डिसोसिएशन। क्या कहते हैं प्री डिसोसिएशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में। फोटोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ, देखिए फोटोकेमिस्ट्री लाइट और केमिस्ट्री का समझ, इसमें क्या होगा ना कि विजन लाइट जो होगा एब्जॉर्ब होगा, क्या होगा फोटोन्स कहते हैं बंडल ऑफ लाइट, क्या कहते हैं बंडल ऑफ लाइट, सॉरी पैकेट ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं पैकेट ऑफ लाइट को हम लोग फोटोन्स कहते हैं। फोटोन्स तो आप जानते हैं लाइट है, ओनली रिएक्शन विच प्रोसीड विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल और यूवी लाइट। द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 78 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन व्हेन Na2CO3 इज एडेड टू अ सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और यूनिवर्सल सॉल्वेंट हमको किसको मानते हैं वाटर को। जब भी सॉल्यूशन कह दिया उसमें वाटर है, सॉल्यूशन कह दिया वाटर है। सॉल्यूट हमारा क्या हो जाएगा कॉपर सल्फेट, तो रिएक्शन लिख लीजिए Na2CO3 प्लस कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। इसमें ये हमारा सॉल्यूट का काम करेगा, सॉल्वेंट कौन है वाटर। ये बनाएगा आपका यहां से कॉपर कार्बोनेट होगा तो CuCO3 प्लस इंटू यहां पे कॉपर जो है हमारे पास क्या होगा ना दो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड भी बनाता है CuOH का होल ट्वाइस प्लस Cu Na2SO4 सोडियम सल्फेट
और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है, मतलब ये बेसिक है, क्या है, बेसिक है। तो आंसर क्या देखिए, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बिल्कुल सही, सोडियम सल्फेट NCO2 बना। कॉपर हाइड्रोक्साइड, सिर्फ कॉपर हाइड्रोक्साइड नहीं बना है, कॉपर कार्बोनेट भी बना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 81 का ए आंसर हो जाएगा, 81 का क्या हो जाएगा, ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, द नंबर ऑफ फोटोन्स दैट पास थ्रू अ यूनिट एरिया अ यूनिट टाइम। यूनिट एरिया और यूनिट टाइम, इसको हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आगे है क्या है क्वेश्चन, हमारा समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। ये क्वेश्चन आपको मैंने पहला वीडियो में जो है बता दिया हूं, ठीक है, वहां देख लीजिएगा आप। इस क्वेश्चन को मैं करा दिया हूं, ये भी करा करके हूं, सारा चीज करा करके हूं यहाँ। ये फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट है आपका, वहां देख लीजिएगा। अगर डाउट आए तो फिर कमेंट करके बताइएगा, बता देंगे हम। क्वेश्चन नंबर लिख करके भेजिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। ये भी क्वेश्चन आपका जो है वहां मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये सब क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट हम करा दिए हैं आपको। जो हम स्टार्टिंग में ही बोले कि जो फर्स्ट वीडियो में हम करा दिए उसको स्किप कर देंगे हम, वहां देखिएगा। नहीं होगा, क्वेश्चन में दिक्कत आएगा, लिख के भेजिएगा, हम सॉल्व कर देंगे, आपको बता देंगे, लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको वहां फर्स्ट में मिलेगा, यहाँ ये नहीं कराया हुआ, तो इसको हम बता देते हैं आपको, इसको बता देते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, एक कार्बोनिल ग्रुप, देखिए कार्बोनिल ग्रुप को हम लोग, ये फंक्शनल ग्रुप है, CO से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रुप विल कॉज अ शार्प डिप एट अबाउट 70 मीटर। देखिए शार्प डिप जो होता है कार्बोनिल का, ठीक है, ये होता है 1700 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। एक होता है पिक, पिक डिप जो होता है ये होता है आपका 1200 सेंटीमीटर माइनस, 1200 सेंटीमीटर माइनस, ठीक है। और एक होता है आपका क्या होता है, देखिए शार्प है, अब माइंड से हम सोचे बता दे, मेरे जहन से हट रहा है, खैर हाँ। एक होता है ब्रॉड, क्या होता है, ब्रॉड डिप, इसका होता है वैल्यू 3400 सेंटीमीटर इनवर्स। तो लिख लीजिए, शार्प डिप कितना 1700 सेंटीमीटर माइनस, पिक डिप कितना 1200 सेंटीमीटर माइनस, ब्रॉड BROAD ब्रॉड डिप है ये 3400 सेंटीमीटर -1। अब आपसे शार्प डिप पूछ दिया इसी एग्जाम में, तो हो सकता है ब्रॉड डिप पूछ दे या हो सकता है पिक डिप पूछ दे, मैं तीनों बता दिया हूं आपको। आंसर पहला का क्या हो जाएगा, समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ये भी क्वेश्चन आपका फर्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है, फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगा आपका ये क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन आपको नहीं मिला, मैं बता दे रहा हूं। देखिए न्यूट्रिशनली अल्बुगो इज, सबसे पहले तो जाने कि अल्बुगो है क्या। तो अल्बुगो एक फंगस है, क्या है, फंगस को हिंदी में क्या कहते हैं, कवक कहते हैं। पाया कहाँ जाता है, तो फंगस में एक थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर हुआ करता था जिसको हम लोग हाइफी कहते थे, क्या कहते थे, हाइफी, या उसी में ये पाया जाता है। ये पाया जाता है, तो आपने सुना होगा कि फंगस में यानी अलगी और फंगी का जो क्या कहता है कॉम्बिनेशन होता है, उसे हम लोग लाइकेन कहते हैं। तो इसमें जो फूड होगा यानी क्या होगा ना कि किसी के बगैर इसकी जिंदगी नहीं चलेगी, ठीक है। तो इसमें जो होता है, इसका जो न्यूट्रिशनली होता है अल्बुगेट पैरासाइट होता है। अल्बुगेट पैरासाइट उसी को कहते हैं कि अगर एक खत्म हो जाएगा तो अगला ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, मतलब डिपेंडेंसी है, अकेले इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते हैं। तुम खत्म हो जाओ तो हम भी खत्म हो जाएंगे, जरूरी है कि तुम भी रहो और हम भी रहें। आई बात समझ में, जियो और जीने दो, ये वाला कहानी है, ठीक है। चलिए ऑब्लिगेट पैरासाइट है, अल्बिगो समझ में आ गया क्या है, ये फंगस है, कहाँ होता है, ये हाइफी में होता है। आई बात समझ में, इसमें न्यूट्रिशन कैसा होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। चलिए मेजोरिटी ऑफ फाइटोफोगस, देखिए फाइटो का मतलब होता है प्लांट, फाइटो का मतलब प्लांट, फैगस का मतलब ईटिंग, खाने वाला, ठीक है। नेमाटोड्स लिख दिया है, तो मतलब देखिए ये डाइवर्सिटी क्लास 11th में बहुत डेप्थ का चीज ये पूछा है। और इसको देखिए आपने पढ़ा होगा कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन जो होता है दो तरह के होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है कौन कौन है, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, ठीक है, टिश्यू कल्चर है, आप देखे होंगे पढ़े होंगे क्लास में, एनसीईआरटी क्लास 10th में भी है पढ़ना आपको, रिप्रोडक्शन जब पढ़ेंगे तो उसमें है। तो वहाँ जो होता है देखिए, ये नेमाटोड जो होता है ये जोक लाइक का होता है, आपने देखा होगा अर्थवार्म। तो ये जो जनरली होता है रूट्स के अंदर होता है। तो अब बताओ जो चीज जहां रहेगा भोजन तो वहीं से प्राप्त करेगा, है ना। तो ये है कहाँ, रूट्स के अंदर। तो खाएगा किसको, रूट्स को खाएगा। तो ये रूट पैरासाइट हो गया। आई बात समझ में या नहीं आई, बोलिए। देखिए बायोलॉजी आसान है, समझ में समझाने वालों पे डिपेंड करता है कि समझाए। देखो टर्म फाइटो का मतलब प्लांट्स, फैगस का मतलब ईटिंग, जो प्लांट्स को खाए। तो एनिमल की तरफ तो जाना ही नहीं है। अगर इससे पूछे इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है कैसा होता है, ये टिश्यू कल्चर से प्रोड्यूस करता है। कैसा करता है, टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धक है ये। इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन असेक्सुअल है, लेकिन कैसा, टिश्यू कल्चर जैसा। आई बात समझ में। तो आई होप कि यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है, वन ऑफ द पर्पस ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर एंड सीवेज इज। देखिए इसके लिए जो होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, ये आपका फॉर्मूला है, बायोलॉजिकल रिड्यूस करना है हमको, कम करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इन लिलियासिया सम प्लांट्स हैव अंडरग्राउंड प्लांट्स पार्ट्स, ये सही है। इसमें जो होता है जिस तरह से मतलब कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन स्टेम के थ्रू भी होता है, तो स्टेम भी होता है इसमें, लीफ भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीवर इल्डिंग मालवेसी। मालवेसी में जो भी होता है ना, मालवेसी एक फैमिली है, तो वैसा प्लांट जैसे मान लो जो सॉफ्ट हो, यानी हर्ब्स प्लांट हो गया, सर्ब्स प्लांट हो गया, इसका फैमिली का नाम है मालवेसी। ये सही है। इनकरेक्ट पूछ रहा, ट्रीज विथ लार्ज फ्लावर्स एंड सीड्स। नहीं, कंपोज जो साइट्स है ये ऑल फ्लावरिंग के लिए है। किसके लिए, ऑल फ्लावरिंग के लिए। बिग ट्री लार्ज के लिए नहीं है, ऑल फ्लावरिंग ग्रुप के लिए हम लोग कहते हैं कंपोसिटाई। क्या कहते हैं, कंपोसिटाई। अब यहीं पे एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया जाए लार्जेस्ट फ्लावर कौन है, तो लार्जेस्ट फ्लावर जो है क्या है, ओल्फिया है। क्या है, सबसे बड़ा फ्लावर कौन है, सॉरी ओल्फिया नहीं, रेफ्लेसिया। सबसे बड़ा फ्लावर है रेफ्लेसिया, और सबसे छोटा फ्लावर कौन है, ओल्फिया है। ये याद रखिएगा, ठीक। अगर आपसे पूछ दे कि सबसे बड़ा फ्लावर कौन है, रेफ्लेसिया, सबसे छोटी फ्लावर फुल ओल्फिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर, मोस्ट बैक्टीरिया डेट कॉज प्लांट डिजीज आर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया 4 टाइप्स, यानी बैक्टीरिया कितने तरह के, 4 तरह के। किस आधार पे, शेप के आधार पे, आकार के आधार पे। देखिए मैं आपको जितना देर में बायोलॉजी बता रहा हूं उतना ही देर में फिजिक्स भी बताया और उतना ही देर में केमिस्ट्री भी बताया, कौन सा पोर्शन कहाँ से पूछा ये सारी चीज़ बताया। आप जुड़े रहेंगे ज्ञान घर से तो यकीन मानिए आपका जो कॉन्सेप्ट मिलेगा बहुत बेहतर मिलेगा और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे आप, ठीक है। चलिए, यानी जो शेप के आधार पे बैक्टीरिया होता है कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के होता है। कौन कौन, याद रखिएगा, रॉड शेप, ठीक है, कॉमा शेप, स्फेरिकल शेप, ठीक है, स्फेरिकल शेप, कॉमा शेप, रॉड शेप, और क्या हो गया, स्पाइरल शेप। क्या है, स्पाइरल शेप। यानी शेप के आधार पे बैक्टीरिया होते 4 तरह के। प्लांट्स में जो बीमारी कर देगी, एक होता है आपका यहां पे दिया पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव, इसको भी समझ लेते हैं। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव जो जनरली जो शेप होता है, इसका जो कलर होता है ग्राम पॉजिटिव का, ये होता है पिंक या ब्लू। पिंक, अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का कलर पूछे तो याद रखिएगा पिंक या ब्लू। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है इसका जो कलर होता है पर्पल या रेड, पर्पल या रेड कलर होता है। ये देखिए 11 12 मतलब नीट जो तैयारी कर रहा होता है उनको भी ये चीज क्लियर नहीं हो रहा होता है। आए बात समझ में, जो पढ़ाई कर रहे होते सीरियसली, ठीक है। इसीलिए एकदम आप समझिएगा कि लाइटली नहीं, आपको रुक करके वीडियो के जितना बार चाहिए पॉज कर करके सुनिए, देखिए तभी जाकर के समझ में आएगा। आए बात समझ में। ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होता है ये जनरली इंडोस्टाइन यानी शरीर के अंदर जो भी ऑर्गन्स है उसमें ये बीमारी उत्पन्न करता है, ठीक है। और ये जो बाहरी दिखे, ठीक है, ये बाहर में जो दिखने जैसे टाइफाइड हो गया,
सल्मोनेला यानी टाइफाइड हो गया, फीवर हो गया, जिस तरह से आता है, और क्या कहते हैं कोलेरा वगैरह हो गया, जो आउटसाइड सिम्टम में नजर आए तो उसको हम लोग कहते हैं ग्राम नेगेटिव। क्या कहते हैं? ग्राम नेगेटिव कहते हैं। प्लांट्स में जो बीमारी होती है वो जो हमारा रॉड शेप की वजह से होता है। किसके शेप की वजह से? रॉड शेप ग्राम नेगेटिव की वजह से होता है। रॉड शेप ग्राम नेगेटिव। अब आपसे पूछे कि ग्राम पॉजिटिव में कौन कौन होता है? स्फेरिकल, विब्रो यानी कॉमा शेप, स्पाइरल, ये किस में जाता है? ग्राम पॉजिटिव में जाता है। ग्राम नेगेटिव में किसको? रॉड को लेके जाता है। आई बात समझते? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। चलिए, वन ऑफ द मेजर बासमती राइस, ये तो आपका जीएस का है लेकिन फिर भी कंट्री इज, तो सबसे ज़्यादा जो है भारत में स्टेट में जो है हमारा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा हरियाणा में पाया जाता है बासमती, वहाँ 60% है। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश। अगर मान लें कि आंसर तो हरियाणा नहीं दिया है, उत्तर प्रदेश, लेकिन आप नॉलेज बेकार नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब। ऑर्डर में अगर आ जाए तो मान लीजिएगा हरियाणा में सबसे ज़्यादा बासमती चावल, उसके बाद कहाँ? उत्तर प्रदेश में, उसके बाद कहाँ? उसके बाद जो है आपका पंजाब में है। तो आपका यानी हरियाणा नहीं दिया है, पंजाब नहीं दिया, तो उसके बाद यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखिए, व्हाट इज सोमा क्लोन? देखिए, सोमा क्लोन है क्या? सोमा क्लोन एक टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है जिसमें जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है। क्या होता है? जेनेटिकली आइडेंटिकली होता है। तो देखिए, प्लांट विच इज केमिकली आइडेंटिकल नहीं, जेनेटिकल आइडेंटिकल होता है। प्लांट विच इज मॉर्फोलॉजिकली नहीं, प्लांट विच इज ऑटोमेटिकली आइडेंटिकल नहीं। तो इसमें से आंसर हमारा कोई नहीं नजर आता। ये जो सोमा क्लोन जो होता है ये प्लांट्स में होता है, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जेनेटिकली क्या होता है? जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है। जेनेटिकली क्या होता है? आइडेंटिकल होता है। जेनेटिकली क्या होता है? ये आइडेंटिकल होता है। चलिए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये तो आपका आंसर आसाम में जाएगा, इसको छोड़िए आप। ओजोन होल इज डिप्रेशन द डिक्रीज द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर, इसको भी आपका आंसर होगा पता, जो जरूरत हुआ मैं बता दूं। फंक्शन ऑफ यूनिट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज, इसको कहते हैं पॉलीजोम्स। क्या कहते हैं? पॉलीजोम्स कहते हैं। चलिए, यहीं पे याद, लाइजोजोम्स क्या है? तो लाइजोजोम्स को हम लोग कहते हैं सुसाइडल बैग। क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग। पॉलीजोम्स को ही ओगियोजोम्स भी कहते हैं, ओगियोजोम्स भी कहते हैं, ओगियोजोम्स कहते हैं। आई बात समझे? पॉलीजोम्स यानी ये साइड जुड़ा होता है किससे? राइबोजोम से। राइबोजोम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। यहीं पे एक जानकारी के लिए मैं बता दूं, डीएनए से बनता है आरएनए। डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए कहिए, आरएनए कहिए, एमआरएनए, और एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। तो एक प्रोसेस डायरेक्ट हो सकता है कि एग्जाम में इस बार नजर आ जाए। डीएनए से एमआरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। ये याद रखिएगा, ट्रांसलेशनल। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई? कोई दिक्कत? यानी डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। ये ऑर्डर याद हो सकता है कि इस बार एग्जाम में देखने को आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस, ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड रिक्वायर्स एटीपी। देखिए, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? देखिए, जब आप एनर्जी लगाएंगे, जब आप सपोज कीजिए कि आपके साथी 8 घंटा पढ़ रहे हैं और आप 10 घंटा पढ़ रहे हैं, तो जो ये गैपिंग आया किस लिए है? ये इसलिए कि हमारा उनके एफिशिएंसी, हमारा लेवल क्या हो? कुछ ज़्यादा हो। तो इसी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। कहीं एनर्जी कम, कहीं एनर्जी ज़्यादा, डेट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। क्या कहलाएगा? ग्रेडियंट कहलाएगा। मतलब इक्वल नहीं होगा, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यानी एनर्जी हम तो इसीलिए लगाते हैं कि हमारा क्या हो, उससे लेवल हमारा कुछ अप हो जाए। अगर अप नहीं करना चाहते तो लेवल मेंटेन में रखें। मेहनत हम तो इसीलिए ना कर रहे हैं कि हमारा जो ग्राफ हो, हमारे जो पोटेंशियल हो, हमारी जो एफिशिएंसी हो, हमारी जो ताकत हो, लोगों से अलग हो। आई बात समझ में? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राउंडनट ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम, ये डायरेक्ट आंसर है, हाइपोगिया लगता है, एरेचिस करके हाइपोगायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? द कंपोनेंट ऑफ फूड दैट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी एंड इट इज एसेंशियल इन आवर बॉडी। फूड मतलब
हम हमारे पास हम कुछ ऐसे भी फूड्स खाते हैं जो तो हमारे ना एनर्जी देता है ना, लेकिन फिर भी हमारे लिए वो ज़रूरी है, लेते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं फाइबर। क्या कहते हैं? फाइबर या रफेज। ये क्या करता है? एक एनसीईआरटी क्लासिक्स के अंदर आप पढ़िएगा तो इसमें पॉइंट है, यानी रफेज जो होता है ये इसमें क्या होता है ना, जैसे सलाद, ये फूड डाइजेस्ट नहीं होता है। यानी आपसे पूछे कोई अगर कि हमको कौन सा फूड लेते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होता है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? फाइबर या रफेज। ये करता क्या है? तो ये वॉल्यूम को बढ़ाता है, क्योंकि इसके पास पानी होती है। क्या होती है? पानी होती है। अगर आप इसको सलाद के रूप में खाएंगे तो इसके अंदर पानी होती है। पानी जब जाएगा तो क्या होगा? आपके जो स्टमक है उसकी साइज को क्या करेगा? इंक्रीज कराएगा। तो इंक्रीज कराएगा तो आयतन लगा गया कि हमारा पेट क्या हो गया? भरा पड़ा हुआ है। तो हमारा यानी ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं करेगी, जिसके कारण आप क्या होंगे? संतुलित डाइट मेंटेन में रहेंगे। तो रफेज जो है हमको एनर्जी नहीं देता है, लेकिन हमारे शरीर में हम इसको इसलिए लेते हैं कि हमारे आयतन को क्या करता है? इंक्रीज करता है। और इंक्रीज करने के कारण हम एक्सेस नहीं खाते तो इसके कारण हमारा क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम मेंटेन में रहता है। ठीक है, तो रफेज जिसको आप कहीं कहीं लिखिएगा, ये लिखा, फाइबर भी लिखा रहता है, तो घबराना नहीं है, उसी को हम लोग कहते हैं रफेज। और रफेज जो है सलाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? सलाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कोई अगर आपसे पूछ दे तो आप डायरेक्ट आंसर कर दीजिएगा, रफेज हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं होता, इसके डाइजेशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए आप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बिल्ट अप ऑफ, ये जो बना होता है प्रोटीन प्लस लिपिड का, प्रोटीन प्लस लिपिड का बना होता है। तो आंसर प्रोटीन भी है, लिपिड है, इसका मतलब मोर देन वन हो जाएगा आंसर। चलिए 108 का आंसर क्लियर। 111 में देखिए, इन ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट। देखिए कैल्शियम जो हमारे शरीर में है, एक हमारे पास पाराथायरॉइड ग्लैंड है। क्या है? पाराथायरॉइड ग्लैंड है, ग्रंथि है, ये हार्मोन रिलीज करता है, परथ हार्मोन। परथ हार्मोन रिलीज करता है। ये काम क्या करता है? परथ हार्मोन का काम है, परथ हार्मोन का काम है कैल्शियम और फॉस्फेट को मेंटेन करना। क्या करना? कैल्शियम और फॉस्फेट को मेंटेन करना। तो पाराथायरॉइड हार्मोन ये हमारा हो गया। चलिए ग्रोथ हार्मोन को कौन करता है? तो ग्रोथ हार्मोन को पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। ग्लूकागन को किसको कौन करता है? ग्लूकागन को हमारा पैंक्रियाज करता है। कौन करता है? पैंक्रियाज। दो हार्मोन रिलीज करता है, एक ग्लूकागन और एक इंसुलिन। ग्लूकागन जो होता है हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल में, यानी इंसुलिन जो है ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है? डिक्रीज करता है, कम कराता है। आई बात समझ में? चलिए यहां तक क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं, बस यहां तक जो है। अब पूरा को अगर हम डिस्क्राइब करेंगे, कुछ क्वेश्चन रह गया है, 5 क्वेश्चन, एटलीस्ट 5 क्वेश्चन है, तो बस 5 मिनट में देख लेते हैं इसको जल्दी जल्दी। मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इज बेस्ड ऑन, ये मेंडल जो किया था पी प्लांट को सिलेक्ट किया था। किसको सिलेक्ट किया था? पी प्लांट को। पी प्लांट में फ्लावरिंग प्लांट होता है, मतलब सेक्सुअल होता है, यानी सेक्सुअली कैरेक्टर होता है, इसलिए क्या था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था इसमें। पी प्लांट क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। उसमें होता है, उसमें कितने क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम? 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पी प्लांट्स में। यानी मेंडल ने सिलेक्ट किस प्लांट को किया? पी प्लांट्स को किया। उसमें कितना क्रोमोसोम? 7 क्रोमोसोम। उसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा होता है? उसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आई बात समझ में? चलिए क्विक रेस्पॉन्स टुवार्ड्स स्ट्रेस इज डन, आप तनाव में होते हैं तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्स होता है? उसके लिए जो होता है हार्मोन्स होता है, जिसका नाम हम लोग कहते हैं एड्रीनलिन। क्या कहते हैं? एड्रीनलिन। एड्रीनलिन हार्मोन होता है, इसी का दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन। कौन सिक्रीट करता है? एड्रीनल ग्लैंड। कौन करता है? एड्रीनल ग्लैंड सिक्रीट करता है। आई बात समझ? एड्रीनल ग्लैंड को हम लोग इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड को। आई बात समझ में? यानी एड्रीनल ग्लैंड ही एक हमारा हार्मोन सिक्रीट करता है। कौन सा? एड्रीनलिन, इसी का नाम एपिनेफ्रिन। यही हमारा स्ट्रेस को क्या करता है? कम करता है। यानी इस हार्मोन को हम लोग F3 के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? F3, फियर फाइट एंड फ्लाइट। फियर फाइट एंड फ्लाइट के नाम से जानते हैं। भगाता है, लड़ाता, दौड़ाता। आई बात समझ में? चलिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या होता है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है एक हार्मोन होता है जो हमारे स्टेरॉइड, देखिए स्टेरॉइड हार्मोन क्या है? स्टेरॉइड हम उसको कहते हैं जो हमारे शरीर के अंदर नेचुरली रूप से बनता है। तो हमारे पास 4 स्टेरॉइड हार्मोन है, ये याद रखें, VBI। कौन कौन हार्मोन है? एंड्रोजन, एंड्रोजन, ठीक है। एंड्रोजन हार्मोन मेल और फीमेल दोनों में होता है, मेल में ज्यादा होता है, फीमेल में कम होता है। इसी एंड्रोजन हार्मोन के कारण पोवर्टी स्टेज मतलब किशोरावस्था में लोग जाते हैं। किस में जाते हैं? किशोरावस्था में जाते हैं। आई बात समझ में? यानी एंड्रोजन हार्मोन जो है बोथ हार्मोन कॉमन हार्मोन हो गया, किसमें? मेल में भी है, फीमेल में भी। इसी के कारण पोवर्टी आता है, मतलब किशोरावस्था आता है। एपिनेफ्रिन समझ। स्टेरॉइड हार्मोन कौन कौन है? तो 4 हार्मोन हमारे पास, एंड्रोजन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन और ग्लूकागन। ग्लूकागन
4 स्टेरॉयड हार्मोन है जो नेचुरली रूप से हमारे शरीर के अंदर बनता है। आई बात समझ में? और चीज बनता है लेकिन क्या होता है, बनता है डिस्ट्रॉयड हो जाता है, लेकिन ये क्या रहता है हमारे शरीर के अंदर। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। When there is decrease in the concentration of oxygen in the blood, the rate of, आपके अंदर अगर शरीर में के अंदर ऑक्सीजन कमी होने लगेगी तो आप क्या होंगे, जल्दी जल्दी सांस लेंगे, तो जल्दी रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, द एम्ब्रॉनिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ इन चिक ई जो होता है एलेंटोइस होता है। देखिए ये क्या होता है, जब हेचिंग कंडीशन होता है, यानी हेन जो है हेच कर रहा होता है अंडा, तो उस समय जो इसमें एम्ब्रायो होता है तो वह एक के अंदर होता है, जैसे ही वो कनेक्ट होता है तो पहली बार एयर के कंटेक्ट में आता है, वो जब फर्स्ट बार जब स्क्रीन यानी क्या कहते हैं रेस्पिरेशन लेता है, सांस लेता है, उसी को हम लोग कहते हैं एलेंटोइस। क्या कहते हैं, एलेंटोइस कहते हैं। चलिए in some animal groups the body is found divided into compartment with a least some organs, especially this feature is named as, इसको कहते हैं मेटामेरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म कहते हैं, मेटामेरिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इसको यानी बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है इसको जो कुछ क्वेश्चन रह गया 10 क्वेश्चन एटलीस्ट इसको हम बताते हुए, और आपके लिए एमसीक्यू यानी मैं चाह रहा हूँ कि लगातार आप बने रहें ज्ञान घर से, और लगातार बने तो हम आपके लिए लेकर के आएंगे प्रैक्टिस सेट, ठीक है, और कंप्लीट 12th का 11th का जो 11th का जो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैं सारे क्वेश्चन को हम आपको क्या करूँगा, टच करा दूंगा। और उम्मीद करते हैं कि आपका जो आज जो डिस्कशन हुआ है समझ में आया होगा बिल्कुल कंसेप्ट के साथ में। तो जैसा भी लगे आपको, जैसा अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और आगे जो आप क्या कहते हैं टेस्ट सीरीज से अगर जुड़ना चाहते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस से, तो ये भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे, और कुछ कमी अगर होगा तो हमें सजेस्ट करेंगे। आई होप कि आपकी बात को हम कद्र करते हुए मानेंगे। थैंक यू सो मच।